अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मुझे उम्मीद है आप सही होंगे, आप सेहतमंद होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं वो हम स्मार्ट बोर्ड पे जाके करते हैं। तो चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है। लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस मौजूद हैं। इसमें याद रखिएगा वो ऐसे क्वेश्चंस जो कि हम लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। मैं उनको सिर्फ ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा, आप उनकी डिटेल उस लेक्चर से पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है और चैप्टर का नाम है गैसेस। नाउ अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ क्या है? विच स्केल ऑफ टेम्परेचर इज यूज्ड टू वेरीफाई दैट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर is equal to K, the pressure and number of moles are constant. Okay, now this is very much interesting. क्यों? क्योंकि इसमें बजाय इसके कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को वो पूछें, उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा स्केल ऑफ टेम्परेचर है जो इस्तेमाल किया जाता है चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। तो हम इसको अटेम्प्ट किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो हमने हेडिंग देंगे कि हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्या है। द टॉपिक इज एक्चुअली चार्ल्स लॉ। According to Charles' law, the volume of gas is directly proportional to the temperature, and this temperature is actually absolute temperature. Now, इस दौरान वॉल्यूम और टेम्परेचर जब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो हमने बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट करना होता है ताकि उसका वॉल्यूम पे इफेक्ट ना आए। वो कौन से वेरिएबल हैं? प्रेशर है एंड मोल्स ऑफ गैस हैं, या अमाउंट ऑफ गैस है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये मैंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक स्पेशल केस है चार्ल्स लॉ के लिए कि ये डिग्री सेंटीग्रेड में अप्लाई नहीं होता, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में अप्लाई होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है? सबसे पहले तो हम उसकी तरफ चलते हैं। केल्विन स्केल को, केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ये कैसे बनता है? आपके पास कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू हो, आप उसमें 273 ऐड कर लें, से आपके पास T डिग्री था उसमें 273 ऐड कर लें, तो जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। तो केल्विन में अगर आप किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस टेम्परेचर को पहले डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें, देन उसको 273 में ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेंटीग्रेड था आपके पास टेम्परेचर, तो उसमें 273 ऐड करें तो आपके पास केल्विन स्केल बन जाएगा 273 केल्विन। जो चार्ल्स लॉ है वो हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के अंदर डिटेल में कि आखिर क्या वजह है कि चार्ल्स लॉ डिग्री सेंटीग्रेड में अप्लाई नहीं होता। वहाँ हमने मुख्तलिफ वैल्यूज ली थी और उसको प्रॉपरली प्रूव किया था कि चार्ल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू टेक टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल। क्योंकि यहाँ हमसे सिर्फ डिमांड ये है कि कौन सा स्केल वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमने वहाँ पे आंसर देना है कि केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इज यूज्ड टू वेरीफाई चार्ल्स लॉ। वो किस चीज़ को वेरीफाई करता है उस तरफ चलते हैं। चार्ल्स लॉ की कौन सी इक्वेशन को देखें, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू KT, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव किया तो इक्वल और K आया, तो V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। Now this means the volume and temperature ratio should equal to constant, या यूं भी कह सकते हो आप कि वॉल्यूम V1 over T1 should equal to K, then वॉल्यूम V2 over T2 should also equal to K। तो इसका मतलब ये हो गया कि V1 over T1, V2 over T2 should equal to each other for ideal gas। ओके,
नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये वो चीज़ है जिसको प्रूव करना है हमने, और इसको प्रूव करने के लिए आप याद रखिएगा हम हरगिज डिग्री सेंटीग्रेड नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके लिए आपको जो चार्ल्स लॉ का लेक्चर था क्वांटिटेटिव डेफिनेशन वाला, उसमें जाना होगा और वहाँ डिटेल में आप ये चीज़ समझ सकते हैं। चूँकि हमारी क्वेश्चन की डिमांड ऐसी नहीं है, लेकिन समहाउ अगर आप डिग्री में इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। आपको इनको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना होगा, तभी V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, यानी कि चार्ल्स लॉ की इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन तब वेरीफाई होगी जब आप टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेते हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इधर दो काम करने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए पहले आपने चार्ल्स लॉ की दो स्टेटमेंट्स लिखनी है। पहली स्टेटमेंट आपने ये लिखनी है कि वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर of an ideal gas are directly proportional to each other. Then second statement लिखनी है कि volume and temperature या absolute temperature ratio remain constant, या V1/T1 is equal to V2/T2। ये जब आप लिख लेंगे इस दौरान प्रेशर एंड मोल्स को कांस्टेंट रखना है। उसके बाद आप मेंशन करेंगे कि इट इज़ एप्लीकेबल इन केल्विन स्केल। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन असल में एक न्यूमेरिकल है। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपने डाटा जब भी एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको दो दफ़ा देखना है। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो 150 ml मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। यहाँ याद रखिएगा वॉल्यूम आपके पास अगर किसी यूनिट में गिवन है तो दो अगर डिफरेंट वॉल्यूम्स गिवन है तो दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। समहाउ हम डाटा एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू 150 ml, temperature 1 is equal to 25 डिग्री। ओके, इट इज़ देन कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। उसको कूल किया गया कांस्टेंट प्रेशर पे। जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर का नाम सुना ना तो मेरे जहन में फ़ौरन चार्ल्स लॉ आ गया, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे सिर्फ चार्ल्स लॉ ही अप्लाई हो सकता है। तो मेरे पास वॉल्यूम 2 आ गया, कूल करने पे कम हो गया 100 ml। यकीनन कूलिंग करने पे जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई बताएं टेम्परेचर T2 क्या है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको हमने सॉल्व करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना है कि कौन सा लॉ अप्लाई होता है। पहली बात हमने टैली कर लिया कि हमारा डाटा जो इनपुट हुआ है वो सही है। दूसरा, हमने फ़ौरन से पहले जो टेम्परेचर है उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें आप 273 ऐड कर लें। तो 273 ऐड करने पे आंसर आएगा 298 केल्विन। नाउ वी विल यूज़ formula which is actually V1/T1 is equal to T1 is equal to V2/T2। now T2 is required, तो इक्वेशन बन जाएगी T2 is equal to V2 multiply by T1 divided by V1। इधर V1 ऊपर है, दूसरी तरफ नीचे आ जाएगा। इधर T1 नीचे है, दूसरी तरफ ऊपर आ जाएगा। V2 कितना है 100 ml। देखे दोनों के यूनिट सेम थे तो मैंने चेंज नहीं किए, मैंने उसी तरह रहने दिए। एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन, और जो हमारे पास V1 है 150 ml। ओके, नाउ वी हैव, अगर हम इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 198.8 केल्विन। ना ये जो आपका आंसर आया ना, ये असल में T2 की वैल्यू है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे हाईलाइट कर देता हूँ। T2 की वैल्यू आ गई 198.8 केल्विन। आप चाहें तो इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड वे यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या होता है कि आपके पास जो केल्विन में वैल्यू होती है उसको 273 से माइनस कर दें तो आपका आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाता है। तो जब 198 को 273 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा -74.4 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ दिस इज योर आंसर। आप इन दोनों में से कोई आंसर भी मेंशन कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपसे रिक्वायर्ड कौन सा कर रहा है स्पेसिफिक आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट वॉल्यूम ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ गैस, कि किसी खास गैस की अमाउंट का जो वॉल्यूम है वो -273 डिग्री पे ज़ीरो हो जाना चाहिए।
ठीक है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ नहीं है बात? क्या आपका ख्याल है कि आप इसके बारे में, एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में क्या इंफॉर्मेशन डिड्यूस करते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जनरली पता होना चाहिए है क्या। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एक्चुअली अ लॉ विच स्टेट कि मास ड्यूरिंग अ रिएक्शन या मास को ना बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मीन्स mass can not be created in a process or it cannot be destroyed. मतलब ये है उसका कहने का कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिलास है पानी का, और इस पानी के गिलास के अंदर आपके पास से 10 ग्राम वाटर है, ये 10 ग्राम वाटर है। आपने इस पर कोई फिजिकल फिनोमिना अप्लाई किया या केमिकल रिएक्शन कराया, आपने इसको बॉयल किया या कुछ भी किया, तो ऐसा नहीं है कि ये जो 10 ग्राम वाटर है ये अपना मैस ही ख़त्म कर बैठेगा। ये हो सकता है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए और भाप बन के उड़ जाए, हो सकता है ये रिएक्शन करके कोई और प्रोडक्ट बना ले, लेकिन इसका 10 ग्राम मैस किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है या किसी और कंपोजिशन में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया, या आपने इसको ठंडा किया, कूल डाउन किया तो ये 10 से 20 ग्राम हो गया। दैट इज़ आल्सो इलॉजिकल, ऐसा भी नहीं होता। यानी कि मैस उतना ही रहता है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब अगर हम इस लॉ को यूज़ करते हुए टुवर्ड्स गैस लॉ चलें तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि गैस की अगर मैं कोई भी क्वांटिटी लूँ, कोई भी क्वांटिटी में गैस की लूँ, तो -273 डिग्री पे उसको ज़ीरो हो जाना चाहिए। देखिए, हमने भी यही पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल हमने एक फार्मूला पढ़ा था VT, जो थी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की मैथमेटिकल फॉर्म थी कि VT इज इक्वल टू V0 1 + T/273। और अगर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो गिवन है ये लगाऊं तो मेरा आंसर आएगा V0 1 + -273.16/273। तो ये कैंसिल होके हो जाएगा V0 1 - 1, तो V0 × 0 इज इक्वल टू 0। तो VT का आंसर क्या आ गया मेरे पास? 0। यानी कि इस टेम्परेचर पे मेरा जो आंसर है वो 0 हो जाना चाहिए। किसका? वॉल्यूम का। यानी कि आपने टेम्परेचर कम किया, गैस का वॉल्यूम कम हुआ, और कम किया और कम हुआ, और कम किया और कम हुआ। जब आप -273 डिग्री पे गए तो वॉल्यूम ही ख़त्म हो गया, यानी कि मैस ऑफ गैस ही ख़त्म हो गई। ये आइडियल गैस के लिए तो पॉसिबल है, रियल गैस तो पहली बात है -273 डिग्री तक गैस रहती नहीं, उसमें तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं और वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लिहाजा ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैस ही ख़त्म हो जाए गैस का जब आप -273 डिग्री तक पहुँचे, क्योंकि इक्वेशन तो हमें ये बता रही है कि आइडली मैस ज़ीरो हो जाना चाहिए, लेकिन मैस ज़ीरो होता नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम तो रिड्यूस कर सकते हैं, अपना जो एक्चुअल साइज़ है, जो अपना एक्चुअल उनका मैस है, उसे ख़त्म नहीं कर सकते वो। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की ये वाकई बात खिलाफ है, क्योंकि वॉल्यूम डिस्ट्रॉय, इधर वॉल्यूम ज़ीरो होने का मतलब है मैस ही डिस्ट्रॉय हो गया, मैस ख़त्म हो गया तो वॉल्यूम ख़त्म हो गया। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर मैं एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जाऊं तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो ख़त्म हो जाए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और आइडियली उनकी मूवमेंट सीज कर जाए। लेकिन चूंकि वॉल्यूम ज़ीरो हो नहीं सकता, लिहाजा थ्योरेटिकली तो ये सही है कि वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेन एब्सोल्यूट ज़ीरो एट विच द वॉल्यूम शुड बिकम ए ज़ीरो, विच इज़ टेक्निकली नॉट पॉसिबल। थ्योरेटिकली मे बी इक्वेशन बता रही हो, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल टेक्निकली। सो स्टूडेंट्स, मैस डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता। असल में मैस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि वो इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले ही सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी गैस, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसका वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होगा।
क्यों? जीरो होने का मतलब ये है कि मास डिस्ट्रॉय हो गया, विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और यहाँ से एब्सोल्यूट जीरो का ये आइडिया हुआ कि आइडियल गैसेस के लिए तो ये बात शायद एप्लीकेबल हो कि आइडियल गैसेस जीरो वॉल्यूम कर लें, रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, एब्सोल्यूट जीरो पे काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थ्योरेटिकली जीरो होनी चाहिए, यानी कि थ्योरेटिकली वो भी ट्रांसलेशनल मोशन या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो सीज हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए और पार्ट बी को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा जो इसका पार्ट बी है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि दोनों पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करें। लेकिन इनसे रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू बनता हुआ जो बोर्ड में या एमडी कैट या ई कैट वगैरह में आ सकता है या किसी भी एंट्री टेस्ट में आ सकता है, तो हम उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। व्हाट इज केल्विन स्केल? केल्विन स्केल क्या होता है? असल में केल्विन स्केल जो है ना वो टेम्परेचर मेजरमेंट का एक स्केल है। आपको याद होगा जब हम चार्ल्स लॉ पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो चार्ल्स लॉ है इट इज़ ओनली वेरीफाइएबल इन केल्विन स्केल। तो मैं एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको बताने से पहले वो लिख देता हूँ कि चार्ल्स लॉ सिर्फ एप्लीकेबल होता है या वेरीफाई किया जा सकता है इन केल्विन स्केल ओनली। केल्विन स्केल जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू से शुरू होता है, एब्सोल्यूट जीरो से शुरू होता है, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। इसकी स्टार्टिंग होती है 0 केल्विन। अभी तक हम 0 केल्विन अचीव तो नहीं कर सके, लेकिन हम 10⁻⁻5 केल्विन तक पहुंच चुके हैं, जो कि वेरी नियर टू जीरो है बट स्टिल नॉट जीरो वैल्यू। आइडियली होना यूं चाहिए कि कोई भी सब्सटेंस, गैस फॉर एग्जांपल, अगर 0 केल्विन अचीव कर लेती है तो उसमें जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो 0 केल्विन के ऊपर उसकी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट वुड बिकम ज़ीरो। तो वो मॉलिक्यूल अपनी जगह पे साकित हो जाएंगे, वो हिल नहीं पाएंगे। तो 0 केल्विन एक आप यूँ समझ लो इंतहा का कम तरीन टेम्परेचर है, इससे कम हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि 0 केल्विन से नीचे -1 केल्विन आ सकता है। तो दिस इज अ स्टार्ट। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक निशान लगा लेता हूँ कि ये स्टार्ट है उस स्केल का, एंड इट गोज ऑन विद डिफरेंट वैल्यूज। आप इससे आगे जाते जाएं, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, 10,000, 20,000 केल्विन तक आप जा सकते हैं, बट स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करना कोई मसला ही नहीं है। आप ऐसा करें, डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर आपके पास यूजुअली अवेलेबल होता है, आप उसमें 273 केल्विन 273 ऐड कर लें तो इट विल बिकम केल्विन। फॉर एग्जांपल, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 0 डिग्री। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 0 ऐड कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 + 273। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या आया केल्विन के अंदर? 273 केल्विन। ओके, हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं कि वो क्या वैल्यू जनरेट करता है केल्विन स्केल के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम इस इक्वेशन के अंदर इनपुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो हम ऐसा करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह लिख देते हैं 100 और उसमें ऐड कर देते हैं 273, देन इट विल बिकम 373 केल्विन। So boiling point of water in Kelvin scale is 373 Kelvin and the freezing point of water is 273 Kelvin at 1 atmospheric pressure। और ये टेम्परेचर स्केल जो है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो स्केल यूज होता है वो 0 केल्विन से स्टार्ट होता है, इसकी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती और चार्ल्स लॉ केल्विन स्केल के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है किसका? 1 मोल गैस का, यानी कि हम पार्ट ए के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं। 1 मोल गैस लेनी है आपने, ओके, और हमने उसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक हो गया। और हमने ये प्रूव करना है कि -273 डिग्री से पहले ही वो गैस जो है वो गैस फॉर्म में रहेगी नहीं। इसका मतलब ये है
कि उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टेम्परेचर कम होने से डेवलप हो जाएंगी और वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब मैंने ना ग्राफ बनाने जा रहा था, तो मैंने क्या किया, एक्स और वाई एक्सिस पे ना 1 मोल गैस का ग्राफ ड्रॉ किया। 1 मोल गैस का जब मैंने ग्राफ ड्रॉ करना था टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे, तो मैंने प्रेशर और मोल्स को कांस्टेंट लिया। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ये इस तरह आई। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास जो इनिशियल पॉइंट है वो है 300 डिग्री। 300 डिग्री पे जो वॉल्यूम की वैल्यूज़ हैं वो हाई होंगी। अगर मैं वॉल्यूम को cm³ में कंसिडर करूँ और आइडियलाइज कर लूँ, दिस इज़ 746 cm³। तो जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब मैं कम टेम्परेचर की तरफ मूव करता हूँ, से मैं 100 डिग्री का डिफरेंस ले लेता, तो 300 से 200 की तरफ जाता हूँ, तो मेरे वॉल्यूम की वैल्यू कम हो जाएगी। लिहाजा मेरे ग्राफ का जो नेक्स्ट प्लॉटिंग पॉइंट आया था वो नीचे आया। देन मैं अगर 100 डिग्री पे जाता हूँ, देन मैं 0 पे जाता हूँ, तो मेरी वैल्यूज़ जो होती हैं वॉल्यूम की वो डिक्रीज़ करती जा रही हैं। अगर मैं -100 डिग्री पे जाऊँगा तो मेरी वैल्यू और डिक्रीज़ कर जाएगी। जब मैं -200 डिग्री तक गया तो हुआ यूँ कि मेरे पास जो गैस थी, फॉर एग्जांपल मैं अगर रियल गैस लेनी है तो मीथेन ले सकता हूँ, मैं नाइट्रोजन ले सकता हूँ। जो मीथेन है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -182 डिग्री। तो जैसी 200 के करीब गई मेरी रियल गैस, वो लिक्विफाई होना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो ये लाइन है, ये वाली वाई एक्सिस की लाइन है, जिसको मैं 2 लाइनों से क्रॉस किया अभी, ये वाली लाइन, या अगर मैं इस लाइन से आगे जाना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास तो जो रियल गैस है वो तो लिक्विफाई होना शुरू हो गई है, वो तो लिक्विड स्टेट में जा रही है। मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन जो है वो -210 डिग्री पे इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी अगर मैं इसको टेम्परेचर और कम करने की कोशिश करूँगा। ये 200 डिग्री जो है ना, ये एक ऐसी वैल्यू है जिस पे जो रियल गैसेज है ना, इसके इर्द गिर्द रियल गैसेज के लिक्विड बनने के चांसेस होते हैं। तो इससे आगे अगर मैं जाने की कोशिश करता हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज़ करता हूँ, तो मेरे पास कोई लाइन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है जो मैं जनरेट कर सकूँ, कोई वैल्यू नहीं है वॉल्यूम की जो मैं जनरेट कर सकूँ एज अ गैस। अब मेरे पास जो भी स्टेट होगी वो लिक्विड स्टेट होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे आगे आइडियली डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी इस पॉइंट तक। अब ये जो ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एक्चुअली एन आइडियल एक्सट्रापुलेशन। इससे आगे यहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ, ये सारी मैं आइडियल एक्सट्रापुलेशन करता जा रहा हूँ। और जब मैं ब्लू पॉइंट तक जाता हूँ तो यहाँ पे कोई भी मेरे पास रियल गैशियस स्टेट में नहीं रहती, बल्कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब याद रखिएगा एक बात कि इस पॉइंट को मैं कहूँगा -273.16 डिग्री। इस पे होना यूँ चाहिए कि अगर मेरे पास रियल गैस ही रहती तो इस पॉइंट पर उसका वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो इस टेम्परेचर तक पहुंचती नहीं है, उससे पहले ही उसके लिक्विफेक्शन उसकी शुरू हो जाती है, वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है, उसमें फोर्सेस और अट्रैक्शन ऑपरेट करना शुरू कर देती हैं। अब उसकी एक बड़ी सर्टन सी वजह है। सर्टन वजह ये है कि जब आप टेम्परेचर कम कर रहे होते हैं तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं, आप गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डोमिनेट होने का मौका दे रहे होते हैं। तो जब उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होती जाएंगी, क्योंकि लिक्विफेक्शन में आपने 2 कंडीशंस पड़ी थी लिक्विफाई करने की, कि आप प्रेशर ज़्यादा करें, टेम्परेचर कम करें। टेम्परेचर तो आप कम कर रहे हैं, आप यहाँ देखें 300 से आपने ग्राफ शुरू किया था, -200 डिग्री तक चले गए, तो इस दौरान कितना टेम्परेचर कम हो गया। इतना ज़्यादा टेम्परेचर के कम होने से गैस के मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो रियल गैसेस होती हैं वो -200 के अराउंड जो होती हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। तो आप उनको गैशियस स्टेट में मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ से आगे मुझे लाइन डॉटेड फॉर्म में बढ़ानी पड़ती है, एक्स्ट्रापुलेट करनी पड़ती है, तब जाके वो -273.16 डिग्री को मिलती है। मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरे पास एक ऐसी आइडियल सिचुएशन है। अगर कोई आइडियल गैस होती, रियल गैस ना होती, जिसमें फोर्सेस और अट्रैक्शन डेवलप हो ही नहीं सकती, अगर मेरे पास आइडियल गैस होती तो वो इस टेम्परेचर पे आके 0 वॉल्यूम शो करती आइडियली, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 वॉल्यूम का मतलब है कि उसका वॉल्यूम ही ख़त्म हो गया है। ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन के ख़िलाफ़ है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे
तो आपने करना ये है कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम लेना है, और जब आप इसको ग्राफ को 1 मोल को ड्रा करेंगे तो वो इस पॉइंट तक आके, यानी कि से ये -200 डिग्री है, यहाँ तक तो उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी मुख्तलिफ रियल गैसेस की, लेकिन इसके करीब करीब जो रियल गैसेस हैं वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाती हैं, और इससे आगे वो जहाँ पे मिलेगी एक्स्ट्रापोलेट करते हुए वो पॉइंट आपका फॉर रियल गैस तो नहीं होगा, वो आइडियल गैस के लिए हो सकता है जिस पे उसका वॉल्यूम 0 हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो कहते हैं कि 1/273 चार्ल्स लॉ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रखता है। असल में एट कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर आप कोई गैस लेते हैं, गिवन मैस ऑफ गैस है आपके पास, कोई भी गिवन मैस ऑफ गैस है, उसका अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो उसका जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम है ना, जो भी वॉल्यूम है, से इट इज वी नॉट, उसका 1/273 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। इतनी वैल्यू आपकी इंक्रीज कर जाएगी। और अगर फॉर एग्जांपल एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं यहां पे लेता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर मैं किसी गैस का, गिवन मैस ऑफ गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज कर देता हूं, तो होगा यूं कि उस गैस का जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम था, एक्चुअल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, उसका 1/273 जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसा करते हैं, हम एक एग्जांपल के तौर पे एक वैल्यू जनरेट करते हैं। हमारे पास 0 डिग्री पे जो गैस का वॉल्यूम था वो था 546 cm3। आपने क्या किया, इस गैस का टेम्परेचर, ये गैस थी हमारे पास से ए गैस थी, आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप कहते हैं सर इसका नया वॉल्यूम क्या होगा, तो नया वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपको एक बात दोबारा सोचनी होगी, वो ये कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम होता है उसका 1/273 इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है ये जो 0 डिग्री पे ये वाला वॉल्यूम है इसका 1/273 इंक्रीज कर जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वॉल्यूम का 1/273 निकालते हैं, तो 546 मल्टीप्लाई बाय 1/273, ये कैंसिल होके आया 2। ओके, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 2 cm3 आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा इसके अंदर। तो नया वॉल्यूम क्या होगा, 546 cm3 प्लस 2 cm3, डेट मेक्स 548 cm3। तो 1 डिग्री बढ़ाने पे आपकी गैस का वॉल्यूम बन जाएगा 548 cm3। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे किसी गैस का, गिवन मैस ऑफ गैस का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो ये जो 1/273 फैक्टर है ना, इस हिसाब से वॉल्यूम जो 0 डिग्री पे है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ये असल में कहलाती है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में ये फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टेल्स यू कि आपका गैस का जो वॉल्यूम है वो किस हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करने हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसमें किस तरह आपने डिफरेंट पार्ट्स को सेग्रीगेट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग और फैक्ट से मुतल्लिक होते हैं, इनको जैसा आपसे डिस्कस किया गया वैसे ही कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।